स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक रनकन साइकिल के बारे में यानी कि ORC के बारे में। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। तो समझिए आइडिया क्या है? आइडिया ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक थर्मोडायनामिक साइकिल है यानी कि गर्मी का मूवमेंट पॉइंट ए टू पॉइंट बी यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ जाने से आप थोड़ा-सा उसे टैप कर लेते हो। अब बोलते हो भैया थोड़ा-सा काम हमारे लिए भी कर दो। बस वही है, हीट टू वर्क इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं है। आपका हीट है, उसे आप वर्क में बदल रहे हो। आइडियली रोटेशनल वर्क में बदल रहे हो और उससे आप जनरली लोग बिजली निकालते हैं। तो ये साइकिल नॉर्मल सिस्टम है, ये ऐसे होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस इसमें ये समझिए कि जनरली हम लोग स्टीम इस्तेमाल करते हैं। क्या स्टीम काम करता है? काम करता है। प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर माँगता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी ये कर रहे हैं तो बहुत हाई एनर्जी आपको बनाना पड़ता है। यानी कि आपका टीएच यानी हॉट रिजर्वॉयर जो है वो बहुत हॉट होना चाहिए। कुछ-कुछ केसेस में ये ऑलमोस्ट 500, 600 या 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बहुत हॉट रहता है। कोल्ड आपका एम्बिएंट रहता है। तो उतना ज़्यादा हॉट जहाँ है, वहाँ पे आप ये लगाते हो, बल्ले-बल्ले काम करता है। लेकिन बात समझिए, हर समय आपको यही हॉट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप डीज़ल जनरेटर का पावर प्लांट चला रहे हैं या आप कोई जियोथर्मल एनर्जी पे काम कर रहे हैं या आप कोई लैंडफ़िल के गैस का एक्सट्रैक्शन पे कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास एनर्जी है। लेकिन वो इतना हाई टेम्परेचर पे नहीं है कि नॉर्मल रैंकन साइकिल चलाया जा सके। यानी कि क्या स्टीम से टरबाइन आप चला पाओगे? चला पाएँगे। क्या उससे एक्चुअली एनर्जी निकलेगी? नहीं। वो उतना मतलब समझिए उस इकोसिस्टम के लिए नहीं बना है कि जहाँ आपका टेम्परेचर डेल्टा यानी कि टीएच और टीसी के बीच का गैप बहुत कम होता है, वहाँ पे ये फ़ेल हो जाएगा। वहाँ पे स्टीम से काम कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो वही समझिए, जहाँ पे आपको लो टेम्परेचर डेल्टा है यानी कि टीएच और टीसी के बीच का गैप बहुत कम है और लो प्रेशर यानी कि आप हंड्रेड्स ऑफ पीएसआई में नहीं बात कर रहे हो, 100 बार में नहीं बात कर रहे हो, वो सब जगह के लिए कुछ चाहिए क्योंकि वो सब बहुत जगह है। कोल पावर प्लांट में ठीक है, उसके लिए स्टीम में उसको हाथ भी नहीं लगाना, बल्ले-बल्ले कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई हर जगह वैसा नहीं है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या करें? तो वही चाहिए, हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए जो इसको सँभाल सके कि भैया आपका जो हीट एक्सचेंजर 1 है यानी कि जो आपका हॉट साइड है, वो बहुत हॉट ना हो और जो आपका हीट एक्सचेंजर 2 है, वो बहुत कूल ना हो। तो घुमा-फिरा के दोनों के बीच का डेल्टा कम हो यानी कि सिर्फ़ 100 150 डिग्री का डेल्टा हो, जाकि यहाँ आप 400 से 500 का आप डेल्टा माँग रहे हो, वहाँ पे 100 150 का या उससे भी कम हो, तो उसमें भी काम कर सके और प्रेशर भी कम हो ताकि कॉस्ट ये सब कम रहे। हाँ, लेकिन ये समझिए ये लॉ ऑफ फिज़िक्स है कि अगर टीएच और टीसी के बीच का गैप जो है यानी कि डेल्टा अगर कम हो जाता है, तो मतलब ये डेल्टा है, डेल्टा कम हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो एनर्जी कितना आप निकाल पाएँगे वो घट जाता है, तो परसेंट एफिशिएंसी जो है बहुत खराब आता है। हम लोग ये जो नॉर्मल यूज़ करते हैं इसका यही कारण है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छा देता है। 30% तक आराम से चला जाता है, उससे ऊपर भी आप पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टीएच और टीसी के बीच का गैप कम करते जाते हैं यानी डेल्टा कम हो जाता है, एफिशिएंसी बहुत खराब घटती है। तो यहाँ पे लोगों का टारगेट रहता है कि भैया एटलीस्ट 5% एनर्जी निकाल दो। अब लेकिन 5% बस, हाँ, तो इसे कोई जनरली पावर प्लांट में नहीं यूज़ करता है। इसे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके पास वेस्ट हीट है या लो हीट सोर्स ही है कि मतलब आपका स्टीम चला ही नहीं सकता, तो फिर उसके बारे में बात करके क्या होगा? आप कहते हो ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, सर चला ही नहीं सकते। अच्छा तो क्या फ़ायदा हुआ? वही समझिए, तो जनरली टारगेट 5% रहता है और ये फिज़िक्स का लॉ है, इसको कोई ख़ास नहीं छेड़ सकते। टीएच और टीसी के बीच का गैप कम है, ये होगा ही। तो आइडिया यही है कि ये मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है, इस मार्केट प्लेस पे कोई ढप्पा मारना चाहता है। तो उसके लिए डिज़ाइन बनाया गया जिसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रैंकन साइकिल। तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप मतलब समझिए वाटर को यानी H2O को लिए हटा दिए, वहाँ पे रेफ्रिजरेंट डाल दिए और जनरली लो बॉइलिंग फ्लूइड यूज़ किए। अब टेक्निकली आप इसमें अमोनिया यूज़ कर सकते हैं और जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन के बारे में बात होता है, उसमें अमोनिया यूज़ हो रहा है। टेक्निकली वो भी यही लॉजिक पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो अमोनिया यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। यहाँ पे आप ब्यूटेन इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट जितना यूज़ होता है वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स बहुत मिलते हैं। तो इसका इकोसिस्टम समझते हैं। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर क्या है? ये बॉयलर है, जो आपका हॉट साइड हो गया। यहाँ से आपकी गाड़ी खुलती है, आप हॉट कहाँ से ला रहे हो? ये आप पे है। ये जनरली इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट होता है या सोलर भी हो सकता है। मतलब सिस्टम जहाँ पे आप कितना भी कर लो, या तो आप रिकवर कर रहे हो या तो आपका सोर्स ही हॉट नहीं है, वहाँ इसको डाला जाता है। इवेपोरेटर आपने डाल दिया, इवेपोरेटर से क्या हुआ? आपको प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। ये गया एक्सपेंडर पे। एक्सपेंडर का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडर होता है टरबाइन, टरबाइन को उल्टे भाषा में बोलेंगे तो एक्सपेंडर ही बोला जाएगा। वो आपका प्रेशर खा जाएगा, टेम्परेचर कम ज़रूर करें। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी मैं बोलता हूँ कि मतलब टरबाइन सब जो है प्रेशर खा जाता है लेकिन टेम्परेचर कुछ नहीं करता, वो प्योर प्योर सही नहीं है। टेम्परेचर
थोड़ा-सा घट ही जाता है। मान लीजिए अगर आप 150 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे साइड में वो ऑब्वियसली उस 150 नहीं निकलेगा, उससे काफ़ी नीचे आ जाएगा। लेकिन रफली सिम्प्लीफाई करने के लिए लोग जनरली कहते हैं कि आपका प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर 0 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यों का त्यों ही निकल जाता है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए सिम्प्लीफाइड के डायरेक्शन में समझिए आप प्रेशर खत्म कर दिए, टेम्परेचर इक्वल रह गया, मतलब जितना इनपुट था आउटपुट रह गया। अब आता है ये रीजनरेटर में। रीजनरेटर का काम होता है कि जो आपका प्रेशर तो सेम हो गया, मतलब प्रेशर आपने घटा दिया, प्रेशर को आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर जो आप समझिए डंप कर देते हैं, जो पंप से जो आप बॉयलर की तरफ भेजने वाले, पंप से जो इवेपोरेटर में जाने वाला था, उसे आप प्री हीट कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही सर्किट है जो आप लोग CO2 टरबाइन में देखते हैं। ये घुमा फिर के हर चीज़ में यही सर्किट होता है। तो रीजनरेटर का काम है कि वो आपका मतलब प्रेशर जो घुसा था वो वही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर घटा देगा। तो अब आपके पास टेम्परेचर कम हो गया है, प्रेशर कम हो गया, ये आ गया कंडेंसर में गया। कंडेंसर का काम है, ये कोल्ड सिंक है, जो हमने कहा था हॉट सिंक और कोल्ड सिंक के बीच में एनर्जी जाती है। तो हॉट सिंक से तो आपने एनर्जी निकाल दी, उससे काम भी कर दिया, लेकिन अब उसे कोल्ड में डालना पड़ेगा। कोल्ड में डाल के आप उसे एम्बियंट पे डंप कर रहे हो। कोल्ड से जाने के बाद अब आपके पास प्रेशर भी कम हो चुका है, टेम्परेचर भी कम हो चुका है। अब इसे आप वापस पंप में डालते हो। पंप का काम होता है कि इसको सर्कुलेशन चलाए रखता है। पंप प्रेशर बढ़ा देता है, टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर फिर जाता है आपका रीजनरेटर पर, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर इवेपोरेटर पर जाता है, मेन एनर्जी गेन हो जाती है, फिर वो एक्सपैंडर में जाता है, फिर से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो सिंपल समझते हैं, इवेपोरेटर बॉयल किया, बॉयल से प्रेशर और टेम्परेचर मिला, वो एक्सपैंडर में गया, एक्सपैंडर प्रेशर खा गया लेकिन टेम्परेचर बचा रह गया, टेम्परेचर रीजनरेटर में गया, रीजनरेटर टेम्परेचर इनपुट स्ट्रीम में डंप कर दिया, टेम्परेचर भी घट गया। अब ये आया कंडेंसर में, कंडेंसर में बचा हुआ हीट आपने डंप कर दिया और टेम्परेचर और प्रेशर अब ये लोएस्ट पॉइंट है। कंडेंसर का आउटपुट में लोएस्ट आपको टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा। फिर ये पंप में गया, पंप प्रेशर बढ़ा दिया, रीजनरेटर हीट बढ़ा दिया। अब इसके बाद ये इवेपोरेटर में जा रहा है, इवेपोरेटर उसको फाइनल हीट दे रहा है। एनर्जी हॉट से कोल्ड में जा रही है और ये रीजनरेटर सिर्फ इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपका ये साइकिल चलता रहता है क्लोज लूप में, ओपन लूप नहीं है, क्लोज लूप में चल रहा है। और इसमें फेस चेंज होता है और ट्रिक जो है, जो फ्लूइड है, वो इतना कम टेम्परेचर में बॉयल हो सके। पूरा खेला उसी पे है कि कम टेम्परेचर पर वो बॉयल हो सके। फ्री ऑन गैस ये सब करके, वही इसीलिए इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक रैंकन साइकिल ही है, बस आप उसमें कुछ ऐसा फ्लूइड डालो जो लो टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए। तो ये हो गया डिज़ाइन, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मल डिज़ाइन है। अब बात करते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड में यहाँ समझिए यही सीक्रेट सॉस है। अब फ्लूइड कोई भी कंपनी मुंह खोल के नहीं, सब बोलती है हमारा प्रोप्राइटरी है, हमारा कस्टम है, हमारा ये है वो है, कोई बता नहीं रहा है क्या है एग्जैक्टली। लेकिन घुमा फिरा के समझिए, केमिस्ट्री लेवल पे लो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला आपका मुंह खोलना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट दो। ठीक है, वो हो गया। दूसरी बात, अब चूंकि ये सब सिस्टम काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, उसको काफ़ी लो ODP यानी कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जो है काफ़ी कम होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो, कि ऐसे गैसेस इस्तेमाल करो जो ओजोन की वाट ना लगा दे। तो ये हो गया आपका लो ओजोन हार्म के लिए चूज किया जाता है। तो इसमें कौन कौन ऑप्शन है, जनरली यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिक वाली बात आती है कि इंजीनियर्स को बैठ के ये बनाना पड़ता है कि आपका जो हीट आ रहा है वो किस टेम्परेचर रेंज में आ रहा है। क्या वो अगर 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो वो R134A इस तरह वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा अलग टेम्परेचर, तो R245FA ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जनरली चूज़ किया जाता है अगर आपका लोअर टेम्परेचर है। ब्यूटेन जो है यानी कि R600A इस्तेमाल किया जाता है अगर आप हाई टेम्परेचर में बात करो, जैसे कि जियो थर्मल पावर प्लांट में मैंने नीचे वीडियो दे दिया है जियो थर्मल पावर प्लांट का, जो कि 22 मेगावाट का है। तो वहाँ पे वो लोग ब्यूटेन इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये ब्यूटेन वो नहीं है जो आप जलाने के लिए यूज़ करते हो, ये ब्यूटेन बहुत प्योर होता है और केमिकली भी आइसोनोमर स्ट्रक्चर चेंज होता है थोड़ा सा। तो वही समझिए, फ्लूइड्स जो होता है यहीं पे सारा केमिस्ट्री होता है। अगर आप फ्लूइड सही से नहीं सेलेक्ट करते हैं तो अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, यानी कि इफिशिएंसी खराब आएगी। तो आपको अपना देखना होगा कि भैया मेरा हीट सोर्स का क्या टेम्परेचर है, मेरा कंडेंसर का क्या टेम्परेचर, मतलब डेल्टा कितना आ रहा है, उस डेल्टा के हिसाब से कितना प्रेशर में आप काम करना चाहते हैं, कितना आपको सब चीज़ चाहिए वो। क्योंकि प्रेशर आप बोलोगे मैं बढ़ा देता हूँ प्रेशर, मान लीजिए बढ़ा देने प्रेशर से आपका ये हो जाता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि अब आपका सामान का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि 10 बार का पाइपिंग वर्सेस 100 बार का पाइपिंग, 100 बार का पाइपिंग बहुत महंगा आएगा। तो वही समझिए। अब रहा बात की एनर्जी, मैंने आपको बताया था कि ये 5% ही इफिशिएंट आपको मिल सकता है, या बहुत ज़्यादा पुश कर दिया तो 10, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, उतना भी नहीं मिलने वाला। तो रहा बात की ये आपको सोच के घुसना होता है। और मैं क्लियर करता हूँ, एनर्जी के बारे में जब भी आप बात कर रहे हैं, हर डिटेल हटा के फेंक दीजिए, एक डिटेल पर ध्यान दीजिए, डॉलर पर यूनिट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है कि मैं इसे 1 यूनिट बिजली ले रहा हूँ, कितने में ये दे रहा है। इससे बाकी सारा चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, आप मतलब चलने से हम लोग रोड के नीचे ये एनर्जी हार्वेस्ट क्यों नहीं लाते, ये क्यों नहीं कर देते, सबका घूम फिर के कारण वही आता है। क्या ऐसा कर सकते हैं? आराम से। क्या उससे एनर्जी मिलेगा? आराम से।
तो उसे यूज़ क्यों नहीं करते? बात है कि वो सामान का दाम जितना आएगा, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा आएगा, उसके हिसाब से बिजली आएगा ही नहीं, इसीलिए लोग नहीं करते। तो यहाँ पे भी ये सारे रेफ्रिजरेशन का, जैसे कुछ कंपनी का होगा कि भैया सर हम आपको इतना सस्ता डिवाइस दे दे रहे हैं, बोले सर बिजली ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर डिवाइस सस्ता है, तो लोग कंपनी बोलेगी कि हाँ भाई ऐसे हम वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये नहीं मतलब समझिए एनर्जी कॉस्ट कैपिटल पे लोड नहीं डाल रहा है, लगा लेते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए रेफ्रिजरेशंस, और रहा बात कंपनी, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यही 3 है, बहुत सारे और भी हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि अमोनिया इसमें क्यों नहीं आता, क्योंकि वो भी यूज़ किया जाता है। मतलब एग्ज़ैक्टली ये प्लांट में मैंने कहीं देखा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। तो वो वाली बात हो जाती है। और मिक्सचर भी हो सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही बोला, यही सीक्रेट सॉस है कि कम से कम टेम्परेचर डेल्टा में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी निकालना या ज़्यादा से ज़्यादा लो कॉस्ट में कर पाना, ये सारा खेला हो रहा है रेफ्रिजरेंट पे। यानी जो वर्किंग फ्लूइड है, वो अब सिंपल नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है। ये वर्किंग फ्लूइड है, और वर्किंग फ्लूइड का 2-3 फ़ायदा मिलता है। आपका टरबाइन करोड नहीं होता है, तो मतलब बहुत लंबा चल सकता है। यानी कि स्टीम टरबाइन का सबसे बड़ा दिक्कत होता है करोजन। यहाँ पे करोजन का दिक्कत नहीं होता है। ब्यूटेन काफ़ी बड़े साइज़ेज़ में यूज़ किया जाता है, बट उसका एक रिस्क है, ब्यूटेन है, बुम हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो वही समझिए, फ्लूइड इसीलिए इसे अलग से बोला जाता है, ऑर्गेनिक रैंकिन साइकिल बोला जाता है। नहीं तो रैंकिन साइकिल सीधा मतलब स्टीम हो गया, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे भी बदल सकते हैं, लेकिन जनरली वो स्टीम हो गया, और आपका लो टेम्परेचर डेल्टा में काम करने के लिए ऑर्गेनिक हो गया, जो कि मतलब रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 3 रेफ्रिजरेंट मैंने आपको बता दिया है, और भी आप खोज सकते हो या नीचे लिख भी सकते हो कि ये रेफ्रिजरेंट मैंने देखा है, तो वो सब भी आप बता सकते हो। और वही समझिए, आप जितना लो प्रेशर पे सारा काम कर पाएँगे, उतना कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट नीचे चला जाएगा। भले ऐसा हो सकता है कि 10 किलोवाट का जनरेटर आपको 10 किलोवाट दे रहा है, 8 किलोवाट का जनरेटर 8 किलोवाट दे रहा है ऑब्वियसली, लेकिन 8 किलोवाट का दाम मान लीजिए बहुत कम है, 25% है 10 किलोवाट वाले से, तो लोग 25% वाला दाम में ही लेंगे ना, क्यों? कि भाई 8 किलोवाट तो दे ही दे रहा है, तुम हमसे इतना ज़्यादा दाम ले रहे हो, 4 गुना ज़्यादा दाम ले रहे हो और थोड़ा-सा ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। बैलेंस, बैलेंस करना होता है आपको, तो वही समझिए, इकोनॉमिक्स बोलता है भैया लो प्रेशर पे रहो। तो इसीलिए रेफ्रिजरेंट का मिक्स बैठ के स्टडी किया जाएगा, ऐसे बस कंपनी आपको दे नहीं देगी। तो अब बात करते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है। ये सब समझिए कि जहाँ पे आपके पास मतलब कंटिन्यूअस वेस्ट हीट है या लो हीट सोर्स है, ये 2 जगह पे होता है। वेस्ट हीट है, मान लीजिए आपका प्लांट चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे जगह पे जहाँ पे डीजल इंजन से मेन पावर प्लांट चलाया जाता है, होता है अभी भी कई जगह पे है, तो वो तो चल गया, आपका मेन फ्यूल की एनर्जी गई, वो उसमें से काफ़ी मेजॉरिटी डीजल इंजन निकाल दिया, वो आपका पावर प्लांट में चला गया, यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जॉस्ट अभी भी गर्म है, इंजन जो आपका गर्मी निकाल वो अभी भी गर्म है, तो वो सब एनर्जी को निकाल के अगर उससे आप थोड़ा सा और पावर निकाल लेते हैं विदाउट एडिंग टू मच कॉस्ट, तो लोग बोलेंगे कि भाई कर लेना चाहिए। जैसे ये प्लांट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मतलब समझिए याद एग्जैक्ट मुझे नहीं आ रहा, लगभग 20 मेगावाट के प्लांट में आधा मेगावाट ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा था, तो आधा मेगावाट के लिए इसीलिए बोला इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, आधा मेगावाट ही आप दे रहे हो, तो उसी के हिसाब से लोग चूज़ करेंगे, लेकिन वो आधा मेगावाट ऐड तो किया, तो लॉजिक वही रहती है, हर चीज़ में वही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोलर कॉन्सेंट्रेटर है, या कोई भी ऐसा प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जहाँ पे आप कूलिंग कर रहे हो कोई चीज़ का, ठीक है, आप कूल कर रहे हो, सर कूल करने के जाए इसे चला दो, आप बोलोगे, तब दाम अगर सही मैच करता है तो लोग यही करते हैं। तो प्रैक्टिकली बहुत सारे सोर्सेस में यूज़ होता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे जो फ्लू मिक्स ये होते हैं, जो चिमनीज रहते हैं वो बहुत हॉट रहते हैं, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, 400 भी चला जाता है। किंकर कूलर जो जिसे कहते हैं वो भी बहुत गर्म होता है, तो वो सबसे तो ये सब आराम से चलता है। अब समझिए वो एनर्जी तो आप सीधे वेस्ट ही कर रहे थे, तो वहाँ से अगर आप निकाल लेते हो और बहुत ज़्यादा बिल नहीं आता, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं आता, तो लोग बोलेंगे भाई कर लेना चाहिए। तो पूरा लॉजिक वही है। तो आप समझिए इंडस्ट्रियल वेस्ट वेस्ट का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट का, जिसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर, रेडिएटर आपको अभी भी लगेगा, बट आप उससे थोड़ा बिजली निकाल लेंगे। और समझिए जो भी चीज़ हॉट है, आसमान से हॉट नहीं होता है, आप उसे गर्म कर रहे हो, तो यानी कि अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल लोड थोड़ा सा भी घटाते हो, आपका रनिंग कॉस्ट कम होने लगता है। तो इसीलिए उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। फिर सोर्सेस में, जहाँ आपका सोर्स है, सोर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो जियोथर्मल, जैसे मैंने आपको नीचे वीडियो दिया हुआ है जो टर्की में है, 22 मेगावाट का। सोलर, सोलर में कई जगह पे ये होता है कि भैया सोलर सिलिकॉन समझिए थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी, और कई जगह पे लोगों को नहीं पसंद है सिलिकॉन वाले टेक्नोलॉजी पे जाना, और कुछ कुछ और कारण भी हो सकता है। तो सिलिकॉन की जगह पे लोग सोलर में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस हो गया, लैंडफिल गैस के केसेस में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक तो एक यूनिट बनाता है जो लैंडफिल गैस जो है, मीथेन, मीथेन से आपका मेन जनरेटर चलता है, जनरेटर का एग्जॉस्ट से ये चलता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पावर वो दे देता है। तो यूज़ केसेस हैं इसके काफ़ी सारे, और काफ़ी साल से ये चल रहा है बैकग्राउंड में, पिछले 20 साल से ये धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलते जा रहा है।
तो अब बात करते हैं भविष्य में इसका क्या होने वाला है। तो ये समझिए जैसे-जैसे 3 चीज़ भागते जा रहा है, आपका ईंधन का दाम यानी कि फ्यूल का कॉस्ट भागते जा रहा है, एनर्जी का कॉस्ट यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी खरीद के कुछ कर रहे हैं, उसका भी दाम भागते जा रहा है और इन्फ्लेशन से दिक्कत ये होता है कि हर चीज़ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो यानी आप जो एम्प्लॉइज़ रखे हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो हर चीज़ का जब दाम भाग रहा है, तब एफिशिएंसी वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि एफिशिएंसी आपका सारा चीज़ सेम रखता है। तो वही समझिए कि ये अट्रैक्टिव हो जाता है। एनर्जी रिकवरी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये सब के लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ता है। तो लाख बात इसीलिए कोई देता नहीं है। लेकिन जैसे ही अरे भैया हमारा मतलब कैपिटल हम दे दें और उनको दिख जा रहा है, जैसे ये सब बड़े-बड़े प्लांट्स 20 साल, 50 साल का प्लानिंग करके चलते हैं। मिनिमम 10 से नीचे तो बात भी नहीं करेंगे। तो अगर उनको दिख रहा है कि भैया पिछले 5 साल में दाम इतना बढ़ा, अगर हम आज इतना खर्च कर देते हैं और एटलीस्ट आने वाले टाइम में अगर सब चीज़ सेम रहा तो हमारा इतना बचत होगा और अगर दाम बढ़ गया तो बचत बढ़ जाएगा, तो लोग कर देते हैं। तो वही समझिए जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती जा रही है, मतलब अगर जो शुरू-शुरू में कूद गए, उनको वो मिलता है क्विकर आरओआई, यानी कि दाम बढ़ गया मान लीजिए बिजली का, आप तो बोले अरे भैया हमारा हमारा कंज़म्पशन उतना नहीं भागा, क्यों नहीं भागा? हम उधर एनर्जी रिकवरी कर रहे थे। तो वो भी है। सोलर वाले केसेस में ये सोलर प्लांट है, इसमें लॉजिक ये रहता है कि सोलर की जितनी भी कॉन्सन्ट्रेटेड एनर्जी वो एक थर्मल फ्लास्क में डाला जाता है और उसमें सॉल्ट का हो या ऑयल हो, वो करते हैं और उससे आप प्लांट चलाते हो। फ़ायदा 24 घंटे चलता है प्लांट। दिन रात का ऑब्वियसली पावर कम हो जाता है, ये बात क्लियर करें, पावर कम हो जाता है। लेकिन आपका जो आउटपुट है उसका ये फ़ायदा था वो बेस लोड जैसा बिहेव कर पाता है। और अगर आपके पास अच्छा वेदर प्रेडिक्शन है ऑलमोस्ट कि सर ये है मिनिमम इतना तो देगा ही, इसके ऊपर जितना देता हूँ उतना बल्ले-बल्ले। तो ये सब किया जा सकता है और वर्किंग फ्लूइड पे ही सारा मेहनत हो रहा है। जैसे ये मोरक्को का मैंने आपको दिखाया ओआरसी प्लस प्लांट है, वहाँ पे भी लोग का मेन काम हो रहा है कि वर्किंग फ्लूइड, सारा खेला है वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड जितना कम टेम्परेचर डेल्टा में काम कर पाएगा, उतना भला होगा हमारा। तो वही समझिए कि अब आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसको इसका मतलब जो गिनती है पूरे देश में बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बिल भाग रहा है, बिल एफिशिएंसी जो है इकलौता तरीका होता है बिल को कंट्रोल करने का। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक अच्छा औजार है। परफेक्ट नहीं, मैं क्लियर कर दूं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आपके पास मान लीजिए कोई और ऑप्शन ना हो तो ये लोग करने लगेंगे। तो ये एक अच्छा टूल है। जैसे मैंने इन पाइप टर्बाइन्स के बारे में बात किया था, वो सारा समस्या नहीं सॉल्व करेगा, ये भी सारा समस्या सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आपका लोड घटा देगा। अगर आपका लोड घटता है तो पर्यावरण का बचत होता है, आपका पॉकेट का बचत होता है। कंपनीज को ये बोलिए सर आप पॉकेट बचाइए, इन्वायरमेंटलिस्ट को बोलिए सर आप पर्यावरण बचाइए, दोनों खुश रहेंगे, दोनों की शादी हो जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक रन गन साइकिल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखाई जिनकी मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।